सीएम धामी के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का सिलसिला लगातार जारी है। विकासनगर तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। तहसील प्रशासन की टीम ने 20 बीघा से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। विकासनगर के बल्लूपुर पाउंटा साहिब हाईवे के आसपास मौजूद सरकारी जमीनों पर भूमाफिया नजर जमाए हुए हैं। वह सांठगांठ कर सरकारी जमीनों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों पर जांच कर कार्रवाई करते हुए तहसील प्रशासन की टीम सरकारी भूमि पर बने मकान, अवैध प्लॉटिंग और अन्य निर्माणों को ध्वस्त किया है। आज उद्दोवाला, झाझरा और स्टोप टाउन में 20 बीघे से ज़्यादा जमीनों पे जो अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा था उसे ध्वस्त किया गया है और अन्य जगहों पे ये कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने का काम लगातार जारी है। आज भी तहसील प्रशासन की टीम ने स्टॉप टाउन, झाझरा और सुद्धूवाला क्षेत्र में तकरीबन 20 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया और बुलडोजर से ये कार्रवाई सुबह से जारी हुई और तकरीबन 20 बीघे में बनी संरचनाओं को ध्वस्त किया। इसमें आपके आवासीय भवन और अवैध प्लॉटिंग सहित कई तरह की संरचनाएं शामिल है और ये कार्रवाई आगे भी अभी जारी रहने वाली है और कहीं ना कहीं इस दौरान जो भू माफिया है उनमें भी लगातार हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ गुलजान, न्यूज़ 18, स्टॉप टाउन। और टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम धामी ने कहा, शारदा कॉरिडोर से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सीएम धामी ने यह भी कहा कि आज हर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास के कार्य हो रहे हैं और राज्य के विकास के संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। के अंतर्गत आज हम 107 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शारदा घाट के पुनर्विकास कार्यों का आज यहाँ पर हमने शिलान्यास किया है। हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी मुझे कह रहे थे कि ये इस बात की चर्चा हर जगह है कि हमारे जितने मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सभी का पुनर्निर्माण हो रहा है। हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है और आज यहाँ राज्य के शहरों से लेकर दूर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक शिक्षा का क्षेत्र, सड़क का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, पेयजल सहित सभी जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड पूरा हमारा एक कोने से नीति से लेकर माड़ा तक, मलारी से लेकर हमारा अंतिम क्षेत्र गुंजी तक, नाभी तक, ये पूरा क्षेत्र हमारा और ये भी अंतिम क्षेत्र है। इसके बाद तो हमारा पड़ोसी देश शुरू हो जाता है। ये शारदा मैया ही हमारी सीमा रेखा तय करती है। यहां से लेकर चक्राता के अंतिम क्षेत्र तक पूरे राज्य का समेकित रूप से विकास हो, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कोटद्वार के दीपक मोहम्मद विवाद मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति को तोड़ने और समाज को बांटने की सोची समझी चाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर धार्मिक पहचान जोड़कर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं, ये क्या बात? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास के मुद्दों पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा, राज्य में हो रहे विकास काम के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक विकास कामों से विपक्ष काफी परेशान है। अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके संवर्धन की बात कर रहे हैं, हम डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। तो
चाहे वो मंदिरों का विकास हो, चाहे हमारे द्वारा अन्य कार्य हो, हमारे कुछ मित्रों को अच्छा नहीं लगता है। अब आप जानते होंगे हमारे वो मित्र कौन से हैं। वो मित्र वही हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के बाद देश के अंदर 60 सालों तक सरकार पर रहे हैं, जो 60 सालों तक जिन्होंने शासन किया है। उनका नाम लेने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका नाम सब भूलते जा रहे हैं। नाम तो नहीं लेना है ना, सब समझ गए तो ताली बजा दीजिए, समझ गए। क्योंकि उन्हें जब हम मंदिरों का विकास करते हैं तो उनको संस्कृति की मजबूती नहीं, उनको हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं, बल्कि उनको इसमें धन की बर्बादी दिखाई देती है। और देहरादून से खबर, जहां एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का शव हॉस्टल के कमरे में मिला। 19 साल की तानिया का शव फंदे से लटका मिला। तानिया मूल रूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी। आत्महत्या की खबर से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौके पर फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। छात्रा के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की जाँच की जा रही है। छात्रा डोईवाला के स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। कोटद्वार को जिला बनाने की मांग को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और इस मुद्दे पर स्पीकर और कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत आमने सामने आ गए हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोटद्वार को जिला बनाने की मांग, आपसे निवेदन है कि भारत सरकार तक अगर आप हमारी बात पहुंचा दें तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी कि आप इस मांग को भारत सरकार तक पहुंचाएं। ये है कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूरी। हाल ही में कोटद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि कोटद्वार को जिला बनाए जाने का प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाए। वहीं स्पीकर के इस बयान पर कांग्रेस नेता और कोटद्वार से पूर्व में विधायक रह चुके हरक सिंह रावत ने तंज कसते हुए कहा कि रितु खंडूरी को अभी अनुभव की कमी है और उन्हें सीखने की जरूरत है। हरक सिंह ने कहा कि जिला बनाना पूरी तरह राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, केंद्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का, मैं बोली छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका तो प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के। जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। तो बहन, मेरी छोटी बहन है, किसी दिन मेरी क्लास में आ जा, तूने विधायकों को पता नहीं क्या सिखाती होगी, तू गलत सिखा दे, हमारा अनुभव का ज्ञान ले ले। बड़े भाई ट्यूशन के, कोई फीस नहीं लूंगा उससे ट्यूशन की। हरक सिंह रावत के इस बयान से रितु खंडूरी गुस्से में हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये बयान न सिर्फ एक संवैधानिक पद पर बैठे स्पीकर का बल्कि एक महिला जनप्रतिनिधि का भी अपमान है। रितु खंडूरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि हरक सिंह रावत को हंसी ठिठोली की राजनीति बंद करनी चाहिए और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तरह से उनको भी सोचना चाहिए। मेरा अपना एक सम्मान है, मैं भी एक महिला हूँ, सम्मानित महिला हूँ। कम से कम सोच समझ कर तो बात करें। कुछ भी कह देते हैं और हंसी ठिठोली में कहते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं होती है। वहां से पत्रकार हंस रहे हैं, यहाँ से वो हंस रहे हैं। किस तरह की बात आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं? सोचना चाहिए कि आप एक महिला, उत्तराखंड की महिला के बारे में क्या आप पूरे भारतवर्ष में आप किस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं? कोटद्वार को जिला बनाए जाने की मांग कोई नई नहीं है। सालों से ये मुद्दा समय समय पर उठता रहा है, लेकिन अक्सर चुनाव के आसपास ही इसकी सियासी गर्मी बढ़ जाती है। अब एक बार फिर चुनाव नजदीक हैं और कोटद्वार जिला बनाने का मुद्दा सिर उठाने लगा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर के कपकोट में चल रहा नेशनल पैराग्लाइडिंग इवेंट अब विवादों में घिर गया है। प्रतियोगिता में शामिल कई पायलटों ने आयोजकों पर गंभीर बदइंतजामी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ठहरने की उचित व्यवस्था, पीने का पानी, अन्य बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे खिलाड़ियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और व्यवस्थाओं से नाराज 4 पायलट प्रतियोगिता बीच में ही छोड़कर लौट गए। आक्रोशित पायलटों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वे प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पर्यटन विभाग ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे इवेंट को बदनाम करने की साजिश बताया और मामला जांच और चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि कल लैंडिंग के दौरान 2 पायलटों को चोट भी लग गई थी।
बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ अब देश भर में आंदोलन तेज होने जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 और प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के विरोध में बिजली इंजीनियरों ने 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसमें देश के करीब 27 लाख कर्मचारी एक दिन के हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। संगठन का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 सार्वजनिक बिजली व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है। उनका कहना है कि बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने से आम जनता पर काफी भारी बोझ पड़ेगा। अभी भी इस बात का प्राविधान है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, इन दोनों में बहुत ही ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कंज्यूमर्स के हित में नहीं है। जैसे सब्सिडी समाप्त करने की बात है। अगर सब्सिडी समाप्त हो गई तो 10 रुपये पर यूनिट से कम की बिजली की लागत नहीं है, किसी को मिलेगी नहीं। क्या किसान 10 रुपये की बिजली खरीद सकता है? क्या गरीब कंज्यूमर खरीद सकते हैं? और जो कॉमन कंज्यूमर है, बिजली उसकी रीच से दूर हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एक कारण है जिसके कारण से हम इसका विरोध कर रहे हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के तहत प्रदेश भर में इन दिनों हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। मंडल स्तर पर इसके लिए समिति बनाई गई है, लेकिन सम्मेलन के नाम पर लिए जा रहे चंदे से कुछ लोगों को ये चंदा लेना पसंद नहीं आ रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के तहत देश भर में हो रहे हिंदू सम्मेलन की कड़ी में उत्तराखंड में 100 सम्मेलन होने हैं, लेकिन कई जगह सम्मेलन के बहाने चंदा लेने के मामले सामने आए हैं। एक ओर जहां लोग खुद चंदा दे रहे हैं तो कुछ लोग चंदा लेने पर आपत्ति भी जता रहे हैं। अगर सरकार कोई भी हो, हिंदू सम्मेलन अगर हो रहा है तो आदमी हिंदू खुद ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, लेकिन आप जो है ना जबरदस्ती किसी की पर्ची नहीं काट सकते हैं, किसी को जो है ना वसूली नहीं कर सकते हैं। हमारा दिल करेगा हम देंगे, हमें लगेगा अच्छा है तो हम देंगे, और लोग आते हैं, हम देते हैं, रामलीलाओं में देते हैं। तो अगर ये पैसे ले रहे हैं तो इसके लिए तो हम निंदा करते हैं, घोर निंदा है। तो अगर पैसे लिए जा रहे हैं, अभी तो हेल्प करनी चाहिए लोगों की, क्योंकि इतना वो नहीं है गाँव शहर में हमारे, उसमें इतना वो नहीं है लोग की सारे वो है कि सबके पास पैसा है। जबकि आरएसएस के प्रांत प्रचार प्रमुख का कहना है कि संघ ने किसी से भी कोई चंदा देने को जबरदस्ती नहीं कहा है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि सम्मेलन के लिए सामग्री की व्यवस्था कर दें। हमने तो आग्रह ये किया था कि पैसे लिए ही ना जाए, कोई टेंट दे दे, कोई माइक की व्यवस्था कर दे, कोई मंच की व्यवस्था कर दे, वो अपने आप करे, हमें कोई वो नहीं है। और पैसा आए ही ना, कोई भोजन जलपान की व्यवस्था कर दे, कोई चाय की व्यवस्था कर दे, कोई जो पुरस्कार देने वाले हैं। वैसे हिंदुत्व को बचाने के लिए हो रहे इन सम्मेलनों में लोगों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन चंदा लेने की बात पर कुछ लोगों के अंदर संशय है। तो दूसरी ओर आरएसएस ने चंदे की बात पूरी तरह से खारिज कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चंपावत में इतिहास और रोमांच को नया आयाम मिलने जा रहा है। वन विभाग की इको टूरिज्म विंग यहां 5 जिम कॉर्बेट ट्रेल विकसित कर रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। चंपावत में साल 1938 में प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने अंतिम आदमखोर को मारकर एक युग का अंत किया था। इसके बाद कॉर्बेट ने अपना पूरा जीवन वन्यजीव संरक्षण और प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया था। 1907 से 1938 के बीच जिम कॉर्बेट ने चंपावत क्षेत्र में एक तेंदुए समेत 5 आदमखोर बाघों को ढेर किया था। इनमें 1907 की कुख्यात बाघिन भी शामिल है, जिसने 436 लोगों को मौत के घाट उतारा था। ये बाघिन आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। पनार, तल्ला, देश चुका और ठग जैसे गांव में आदमखोरों के खात्मे की कहानियां आज भी जिंदा हैं। अब इन्हीं ऐतिहासिक ट्रैक रूट्स को वन विभाग जिम कॉर्बेट इको ट्रेल के रूप में विकसित कर रहा है। उसमें वहाँ पे करीब हमारा 5 ट्रेल है, जिसमें कि जिम कॉर्बेट ने उसमें मैन ईटर को शूट किए थे। उसमें जैसे हमारा चंपावत ट्रेल है, बूम, कालढूंगा, थाक, चुखा ट्रेल है। उसके बाद आपका पनार
वैली ट्रेल है, उसके बाद इस टाइप का आपका जो है करीब 5 ट्रेल हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इस इको ट्रेल परियोजना के तहत धौला देवी, रामेश्वर, चालनी छीना, मंच, तुलाकोट, तमिल, बूम, टनकपुर, ठक, चुका, चालथी गांव, टांडा रेंज, देवीतुरा और पाटी जैसे क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे, ट्रैक रूट्स का सौंदर्यीकरण होगा और पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो इसमें इस ट्रेल को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि साइनेजेस, ट्रेल डेवलपमेंट, और उसके बाद इसमें एक गेट इंफॉर्मेशन सेंटर, जो उस एरिया में जो भी रेस्ट हाउसेस है जिसमें कि जिम कॉर्बेट का भी रुके थे, तो उनका सारे रेस्ट हाउस का रिनोवेशन और कुछ इको कैंप्स का भी डेवलपमेंट का इसमें पूरा प्रपोजल है। यानी जिन जंगलों में कभी खौफ था, वहां प्रकृति के साथ साथ रोमांच और इतिहास का भी संगम देखने को मिलेगा। यदि सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ तो आने वाले समय में चंपावत इको टूरिज्म के राष्ट्रीय नक्शे पर एक नई पहचान के साथ उभरता नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में दिव्यांग ई रिक्शा ड्राइवर का हत्या आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जिसने मोबाइल के लालच में हत्या की थी। विकास नगर में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने केंद्रीय बजट पर कहा कि ये बजट मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत देने वाला बजट है। बागेश्वर में बीजेपी के राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार के बजट को जनहितैषी बताया और कहा इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए इसे देश का बजट बताया है। संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर नैनीताल में प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वन भूमि प्रकरण का मुद्दा राज्यसभा में बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट ने उठाया था। ऋषिकेश में सांसद का आभार जताया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में विकास कार्यों और मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। हरिद्वार में प्रशासन के अधिकारियों ने एनजीओ और आम जनता के साथ मिलकर तमाम गंगा घाटों, मैदानों, चौक चौराहों पर साफ सफाई की है। उत्तरकाशी नगर पालिका ने शहर के लोगों को 2 पार्कों की सौगात दी है। इसका विधिवत शुभारंभ भी कर दिया गया। हरिद्वार में पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। उत्तराखंड में गलियों और सड़कों को रोशन करने वाली स्ट्रीट लाइटें खुद अंधेरे में डूबने वाली हैं। स्ट्रीट लाइटों का संचालन करने वाले प्रदेश के निकायों पर केवल स्ट्रीट लाइट का करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड के शहरी इलाकों में स्ट्रीट लाइटों के नाम पर बिजली तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसका बिल लंबे समय से जमा नहीं किया जा रहा। सिर्फ स्ट्रीट लाइटों का बिजली बिल ही करीब 84 करोड़ 79 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिले के नगर निगम और पालिका शामिल हैं। लंबे समय से न तो इन नगर निगम का कोई पालिका और न ही कोई निकाय अपने इलाके के बिजली बिल भरने की जहमत उठाई है, बल्कि करोड़ों के घाटे में चल रहे उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि बकाया वसूली को लेकर शहरी विकास विभाग के साथ साथ प्रदेश के सभी निकायों और नगर निगमों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रीट लाइट के बिल हैं वो करीब 84 करोड़ के, जो हमारा आज तक का एरियर है वो 84 करोड़ के आसपास है। जितनी भी नगर पालिका है हमारे क्षेत्र में, सबसे हमने अनुरोध भी कर रखा है और उनके हायर अथॉरिटी से भी हम बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। लोगों का मानना है कि यदि नगर निगम करोड़ों के भुगतान नहीं करता है तो उसका असर आम आदमी पर पड़ने लगता है।
उधर दून नगर निगम का भी कहना है कि अगर बकाया राशि होगी तो दिया जाएगा। ऊर्जा निगम का करोड़ों रुपए जो है वो नगर पालिका और नगर निगम जो स्ट्रीट लाइट है उसका करोड़ों रुपए बकाया चल रहा है। जब एक सरकारी संस्थान इस तरह से ऊर्जा निगम का भुगतान समय पर नहीं करेंगे और सालों से करोड़ों रुपए दबाए बैठे रहेंगे तो इसका सीधा भार आम उपभोक्ता पे पड़ेगा। जो रूटीन में यूपीसीएल के बिल्स रहते हैं उनको समय समय पर नगर निगम के द्वारा भुगतान किया जाता है और वर्तमान में भी ये देखा जाएगा कि कितना बिल लंबित है और उसकी निश्चित रूप से शीघ्र प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगर एक सरकारी निगम दूसरे सरकारी निकाय का पैसा दबाकर बैठा है तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है, आखिर जवाबदेही किसकी है? अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपीसीएल की सख्ती से करोड़ों का बकाया वसूल हो पाएगा या फिर स्ट्रीट लाइट का ये मामला सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कुमाऊं रेजिमेंट की 8 कुमाऊं बटालियन में कांगो शौर्य दिवस मनाया गया है और रामनगर के बसई में 8 कुमाऊं एक्स आर्मी मैन इकट्ठा हुए शौर्य दिवस मनाया। इस दौरान रामनगर क्षेत्र के सभी रिटायर्ड फौज एकत्रित हुए, नाच गाकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास लंबा है। आज़ादी से पहले भी कई पराक्रमी सेना के 8 कुमाऊं की टुकड़ियों ने अपना शौर्य दिखाया है। 1945 के दौरान भी दूसरे विश्व युद्ध में 8 कुमाऊनी ने बर्मा की लड़ाई में जापान की सेना को पस्त किया और कांगो गांव से दुश्मन को खदेड़ा और कब्जा किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के दौरान जब लड़ाई लड़ी थी जापान के साथ, तो उसमें एक कांगो नाम की पहाड़ी एक गांव था जिस पर एक टापू था। उस पर हमारी यूनिट को उसमें 8-9 हैदराबाद अभी जो 8 कुमाऊं है उनको टास्क मिला था कि ये आपको फतेह करना है। नैनीताल में पार्किंग एक बड़ी समस्या। पर्यटन सीजन हो या फिर वीकेंड, पर्यटकों को यहां परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वहीं पार्किंग के लिए मेट्रोपोल का भूमि पूजन तो हुआ लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पार्किंग नैनीताल की बड़ी समस्या रही है। पर्यटन सीजन या वीकेंड देश भर के सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ी है। हालांकि सरकार ने इससे निजात के लिए मेट्रोपोल का भूमि पूजन तो किया लेकिन काम अभी तक नहीं शुरू हो सका है। नैनीताल की सबसे बड़ी समस्या जाम का हल नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री द्वारा मेट्रोपोल पार्किंग का भूमि पूजन तो दिसंबर महीने में कर दिया गया था लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। इस पूरे इलाके में 500 से 700 वाहनों की पार्किंग देश भर के पर्यटकों के लिए तैयार होनी है तो पूरे इलाके को पहले चरण में समतल किया जाना है। बाइक और टैक्सी के लिए जरूरी इस पार्किंग के निर्माण में देरी पर डीएम ने जल्द काम के निर्देश तो दिए हैं और जिले में अन्य स्थानों पर भी पार्किंग सुविधाओं के विस्तार को कहा गया है। तो उसमें निविदा की कार्रवाई शुरू हो रही है और इस यात्रा सीजन से पहले वो चाहे मेट्रोपोल या नेशनल होटल वाली पार्किंग है या रामनगर में हमारी मल्टी स्टोरी पार्किंग है, तो कोशिश रहेगी कि जैसे ही यातायात का दबाव बढ़ता है सीजन से पहले ही इन परियोजनाओं पे धरातल पे ग्राउंडिंग हो जाए। नैनीताल में पार्किंग की कमी से आए दिन जाम झेलना पड़ता है। जाम खत्म करने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो आईआईटी दिल्ली ने भी कई प्रपोजल तैयार किया। जाम से बचने के लिए मेट्रोपोल के साथ कैंट की जमीन पर पार्किंग की रिपोर्ट बनी थी लेकिन कैंट ने जमीन ही नहीं दी। हालांकि कारोबारी कहते हैं कि मेट्रोपोल में पार्किंग तो हो लेकिन शहर की कैरिंग कैपेसिटी का भी ध्यान रखा जाए और शहर के आउटर में भी पार्किंग प्लान जरूरी है। पार्किंग की तो नो डाउट हमें रिक्वायरमेंट है ही है कि शहर के अंदर थोड़ी और पार्किंग हो, लेकिन ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या मतलब शहर के बीचों बीच सेंटर में सारी पार्किंगें बने, क्योंकि आउटस्कर्ट्स का जो हमारा प्रपोजल था उसको हमें बहुत ज़रूरी है, ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब से देखिए बसेस बंद हो गई, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, उसको भी पता नहीं अब प्रपोजल तो गया हुआ है लेकिन बसेस कम से कम आती थी, वो शहर से बाहर ही रुकती थी। बहरहाल अब सर्दी जाने को है और पर्यटन सीजन भी होली के बाद शुरू हो जाएगा लेकिन मेट्रोपोल का काम सीजन तक पूरा होगा इसकी उम्मीद फिलहाल कम है।
न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।